नमस्ते अमेरिका और एक और इलेक्शन ईयर में आपका स्वागत है। ये वो खास समय होता है जब हम सब इलेक्टोरल कॉलेज को समझने का नाटक करते हैं और सोशल मीडिया पे पॉलिटिक्स के बारे में बहस करते हैं। लेकिन देखिए, इन सब पार्टिजन बिकरिंग के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कभी-कभी कंफ्यूजिंग प्रोसेस भी है। हम बात कर रहे हैं यूएस इलेक्शन सिस्टम की। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, जॉन, ये सुनने में उतना ही मजेदार लग रहा है जितना रूट कैनाल। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी गवर्नमेंट कैसे काम करती है, भले ही ये देखने में कभी-कभी ऐसा लगे जैसे टॉडलर्स जूस बॉक्स के लिए लड़ रहे हो। अगले कुछ सेक्शंस में हम इस ग्रैंड डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट की इंट्रिकसीज को समझेंगे। हम इसके हिस्ट्री, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और अक्सर कंफ्यूजिंग रूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। तो अपनी कॉफी ले लीजिए, अपनी थिंकिंग कैप्स या अपनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन हैट्स, मैं जज नहीं कर रहा हूं, पहन लीजिए और चलिए डुबकी लगाते हैं यूएस इलेक्शंस की वैकी दुनिया में। हमारी कहानी शुरू होती है 1788 में, जब पाउडर विग पहने हुए कुछ लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर एक देश कैसे चलाते हैं। उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम चुना, मतलब बिग चीज, द हेड हॉन्चो, द कमांडर इन चीफ लोगों द्वारा चुना जाएगा, मतलब सॉर्ट ऑफ। उस समय सिर्फ व्हाइट मैन जो प्रॉपर्टी वाले थे वोट कर सकते थे। शुक्र है, तब से चीजें थोड़ी बदली हैं। अब वुमेन, पीपल ऑफ कलर और यहां तक कि जिनके पास बड़ी बड़ी एस्टेट्स नहीं हैं, उन्हें भी वोट देने का अधिकार है। क्या प्रगति हुई है। फाउंडिंग फादर्स ने एक फिक्स टर्म सिस्टम भी डिसाइड किया, जिसमें हर 4 साल में इलेक्शंस होते हैं। इसका मतलब है कि हर 4 साल में अमेरिकन्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि वे करंट प्रेसिडेंट को रखना चाहते हैं या उन्हें कर्ब पे किक करके किसी नए को ट्राई करना चाहते हैं। ये एक पॉलिटिकल गेम शो जैसा है, जहां इनाम न्यूक्लियर लॉन्च कोड्स हैं। अब यूएस इलेक्शन प्रोसेस बस एक बड़ा सा इलेक्शन नहीं है। अरे नहीं, ये तो बहुत आसान होगा। इसकी बजाय ये एक ऑब्स्टिकल कोर्स की तरह है, जिसमें मेन इवेंट में पहुंचने से पहले बहुत सारे हर्डल्स पार करने पड़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्राइमरीज और कॉकसेस हैं। ये बेसिकली हर स्टेट के अंदर होने वाले छोटे इलेक्शंस होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि जनरल इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टी को कौन रिप्रेजेंट करेगा। एक पॉलिटिकल बैटल रॉयल समझिए, जहां एक ही पार्टी के कैंडिडेट्स टॉप स्पॉट के लिए लड़ते हैं। एक बार प्राइमरीज खत्म हो जाते हैं तो हमारे पास 2 मेन कंटेंडर्स बचते हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टीज के नॉमिनीज। ये दोनों पॉलिटिकल हैवीवेट्स फिर अगले कुछ महीने अमेरिकन लोगों को ये कन्विंस करने में लगाते हैं कि वे ही फ्री वर्ल्ड, या कम से कम उन पार्ट्स को जो अभी भी उनकी कॉल्स का आंसर करते हैं, को लीड करने वाले सबसे बेस्ट पर्सन हैं। आखिरकार नवंबर के पहले मंडे के बाद पहले ट्यूसडे को अमेरिकन जनरल इलेक्शन में अपना वोट डालने के लिए पोल्स पर जाते हैं। बस यही है वो बिग डांस। द इलेक्टोरल कॉलेज। यहां चीजें वाकई इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, और इंटरेस्टिंग से मेरा मतलब पोटेंशियली इंफ्यूरिएटिंग है। देखिए, यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का विनर वो इंसान नहीं होता है जिसे सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं। इसकी बजाय हमारे पास ये सिस्टम है जहां हर स्टेट को उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से एक निश्चित नंबर ऑफ इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं। जो कैंडिडेट किसी स्टेट में पॉपुलर वोट जीतता है, उसे यूजुअली उस स्टेट के सारे इलेक्टोरल वोट्स मिलते हैं। जो कैंडिडेट सबसे पहले 270 इलेक्टोरल वोट्स तक पहुंचता है, वह प्रेसिडेंसी जीत जाता है। सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन यहां एक कैच है। जिस तरह से इलेक्टोरल वोट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि कोई कैंडिडेट पॉपुलर वोट जीते बिना ही प्रेसिडेंसी जीत जाए। ऐसा यूएस हिस्ट्री में कुछ बार हुआ है, हाल ही में 2016 में, और ये लोगों को बहुत बहुत गुस्सा दिलाता है।